अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सहरिश और मेरे साथ पढ़ते हैं आप लोग केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आजकल हम लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ कॉमन केमिकल इंडस्ट्री। और मुकद्दस हैं हमारे साथ, हमें अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं। वालेकुम अस्सलाम मुकद्दस, कैसी हैं आप और कैसी जा रही है आपकी केमिस्ट्री? उससे पहले हम कल के आज का लेक्चर स्टार्ट करें, हम कल के लेक्चर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हमने कल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री स्टार्ट की थी जो कि पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू टू इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। देन हमने बात की थी कि आपके प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, जो आपकी क्रॉप्स होती हैं, उनको सर्टेन टाइम पे फर्टिलाइजर्स चाहिए होता है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सॉइल से मिनरल्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। सो उन मिनरल्स को दोबारा लाने के लिए, उन मिनरल्स को बहाल करने के लिए सॉइल में हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र देने पड़ते हैं। ठीक है, फिर हमने आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में कल सबसे पहले जो थे वो नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र यूज़ किए। ठीक है, उनका हमने देखा कि किस तरह से पढ़ते हैं। शिजा है हमारे साथ, हमें अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं उन सबको हमारी क्लास में वेलकम। और अभी हम बात करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। सो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या है हमारे पास बात करती मैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एमोनिया जो होते हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, ये हम डायरेक्टली सॉइल के अंदर इंसर्ट करते हैं क्योंकि हम इसको एटमॉस्फेयर के अंदर या वैसे स्प्रे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जल्दी से एवेपोरेट हो जाता है, इसलिए हमें सॉइल के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। फैजान है, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम। और ओके, शिजा ने क्वेश्चन पूछा, मैम बीटा डी ग्लूकोज में डी किसको रिप्रेजेंट करता है? इट्स अबाउट देयर क्या मैं कहूँ, अरेंजमेंट। उसकी अरेंजमेंट की वजह से है, वो जो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन अपने आप को अरेंज करते हैं उसी वजह से इनके नाम है। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक खोलें, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि वो क्या टॉपिक है। ठीक है शिजा, स्टार्ट करने से पहले, चूंकि आपने क्वेश्चन स्टार्ट में पूछ लिया इसलिए देख लेते हैं हम उसी को। ग्लूकोज का टॉपिक है आपका पेज नंबर है आपके पास, पेज नंबर 274 एंड 277, जिसके ऊपर आपके पास बीटा डी ग्लूकोज लिखा हुआ है। इसी तरह है। आप लोग बुक्स खोलें तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है शिजा, खोलिए आपने। अब ये देखो, हमारे पास ना दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक वो होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सल, अगर आप ये देखें पेज नंबर 274 के पहली एग्जांपल जो आपको ग्लूकोज दी हुई है, इसमें देखो हाइड्रोक्सल जो है वो हाइड्रोजन 1/3 कार्बन पे, वो हाइड्रोजन आके डिफरेंट साइड पे लगा हुआ है, यानी कि हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन की पोजीशन थोड़ी सी बदल गई है, ऐसा है ना। ये आपके पास हो जाती है, यानी कि आपके पास थोड़ी सी चेंज इन पोजीशन आ जाता है। आपके पास ये डी ग्लूकोज में किस तरह कन्वर्ट होता है। पेज नंबर 274 इज द राइट एग्जाम्पल फॉर दैट। और उसके बाद अगर आप इसकी कार्बन अरेंजमेंट देखो, जिसमें ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो फर्स्ट कार्बन किस तरह 6 कार्बन से अटैच होता है, यहां से आपके पास वाटर अवेपोरेट हो जाता है। जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है वाटर क्या हुआ, वाटर अवेपोरेट हो गया। किस तरह से अवेपोरेट हुआ? मुझे लगता है मुझे बना के दे देना चाहिए, आपको बुक पे एक्सप्लेन करना इजी नहीं होगा। लाइक हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज इस तरह से है, CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, COH विद H विद CHOH, ठीक है, देन COH, मेरी राइटिंग क्यों गड़बड़ जा रही है आज, लेट मी री राइट इट, टेढ़ी हो रही है, समझ नहीं आने आपको बॉन्ड्स पढ़ना। COH, C with H, C with OH, C with OH, 1 2 3 4 5 and CH2OH. Here hydrogen, hydroxyl and hydrogen. ठीक है, अब होता क्या है, होता यह है कि आपका ये वाला जो ऑक्सीजन है, बेसिकली
ये जो ऑक्सीजन है, जो इसका ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी है, ये आके रिएक्ट करता है असल में इसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ। ऑक्सीजन ऑफ कार्बन 1 ज्वाइंड विद कार्बन 5, ऑक्सीजन ऑफ कार्बन 1 विद कार्बन 5, और ये एक रिंग बनाते हैं, ठीक है। सो जब रिंग बनना है, सो यहाँ से कोई ना कोई चीज़ अवेपोरेट होनी है। सो मैं इसको साइक्लिक फॉर्म में लिख रही हूँ, जो आपकी बुक में दी भी हुई है, जो कि इस तरह से है CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, देन CH एंड OH, अगले की साइड चेंज है, उसमें H नीचे आएगा, OH ऊपर हो जाएगा, देन अगेन CH एंड OH, देन अगेन COH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH विद हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह से है। अब आपके पास क्या होगा, आपके पास ये होना है कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है, इसने ज्वाइन करना है इस कार्बन के साथ, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इट। ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जाएगा इस कार्बन के पास, और ये एज अ वाटर निकल जाएगा। सो चूंकि ये डिहाइड्रेटेड है, और बीटा क्यों है, बीटा ये अपनी हाइड्रोजन की पोजीशन से है, इसलिए हम इसको बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। सो जब ये रिंग बनता है तो ये वाटर एवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको बीटा डी कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। और अब इसके बाद आप खोलो अपना पेज नंबर 277, तो देखो इसके अंदर सारे के सारे जो हैं वो बीटा डी ग्लूकोज हैं, यानी कि उन सब में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ हुआ है, क्योंकि वो सारे के सारे क्या हैं, साइक्लिक फॉर्म में हैं। शिदा ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन पूछोगे तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, बस अगले टॉपिक से नहीं पूछना, क्योंकि आगे वो एक लेवल हाई हो जाता है, फिर उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ता है। चूंकि ये आप लोग पढ़ चुके हुए हो, इसलिए हमारे लिए एक्सप्लेन करना ईजी होता है। न्यू मतलब एक नया चैप्टर एक्सप्लेन करना हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होता पहले, ठीक है। अदरवाइज योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम, कभी भी आप लोग क्वेश्चन पूछ लिया करें, ठीक है। अब स्टार्ट करें हम अपनी केमिस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री स्टार्ट करें। मुकद्दस आपको भी समझ आ गई है? सो जल्दी से बताएं ताकि हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें। अगर किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, ताकि आगे जो फिर टॉपिक है वो हमारा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ठीक है जी, शिजा ने तो हमें कह दिया प्रोसीड करें, बट व्हाट अबाउट मुकद्दस? मुकद्दस भी कह रही है ठीक है जी। चलें जी, आज हमने बात हम कर रहे थे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की। सबसे पहले हमने अमोनिया फर्टिलाइजर पढ़ा, देन हमने यूरिया पढ़ा, और देन हमने उसके बाद क्या पढ़ा, अमोनियम नाइट्रेट पढ़ा। सो इसमें जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया में प्रेजेंट होती है, और उसको हम डायरेक्टली इंजेक्ट करवाते हैं आपके ग्राउंड के अंदर। वैसे क्यों नहीं स्प्रे करते हैं, क्योंकि एवेपोरेट हो जाता है। दूसरी जो चीज़ थी वो हमारे पास यूरिया था, जिसके अंदर जो सॉलिड फॉर्म में है, और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास नाइट्रोजन है इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। उसका हम छिड़काव करते हैं अपनी फसलों पे, और वो क्या होती है, वाटर के अंदर डिजोल्व होके वाटर के अंदर उसके मिनरल्स आ जाते हैं, वाटर के अंदर आयनिक फॉर्म में आ जाती है, और जब ट्रांसपायरेशन होती है, जब प्लांट जो होता है वो रूट से पानी खींचता है, तो वो मिनरल्स भी साथ में ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। देन हम लोगों ने थर्ड वन पढ़ा अमोनियम नाइट्रेट, जो कि एक दूसरा नाइट्रोजन हमारे पास फर्टिलाइजर है, बहुत ज़्यादा यूज़ में है। दो इसकी नाइट्रोजन परसेंटेज कम है, लेकिन ये उतना ही यूज़फुल है। और नाइट्रोजन चाहिए क्यों होता है, प्लांट को ग्रो करवाने के लिए। इसके अंदर सर्टेन प्रोटीन्स हैं, और ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन जब प्रोटीन्स बनाता है तो हमारे पास एंजाइम्स भी बनाएगा, इस तरह प्लांट के जो प्रोसेसेस हैं उनमें हेल्प करेगा। जो दूसरी चीज़ हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी वो था फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। तो फॉस्फेट क्यों नेसेसरी है, कल भी जैसे हमने बात की थी एनर्जी के लिए। जो ATP है हमारा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अब वो उसका एक बॉन्ड टूटता है, और ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ADP में। ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होती है, ये जो बॉन्ड टूटता है, एक तो वो एनर्जी में यूज होती है, दूसरा ये उसके लिए ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर सारे के सारे यूज हो जाए ये वाले फॉस्फोरस, तो नया फॉस्फोरस को चाहिए, क्योंकि इसने दोबारा से ATP बनाना है ना, इसने दोबारा से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। सो वो सारा जो फॉस्फोरस है वो खत्म नहीं होना चाहिए, तो हम उसको आर्टिफिशियली देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स।
तो दीज फर्टिलाइजर प्रोवाइड फॉस्फोरस टू प्लांट। अब फॉस्फोरस क्यों जरूरी है? टू स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ। अर्ली ग्रोथ क्या होती है? जब आपके बीज में से कॉम्पल निकलती है, कॉम्पल इज लाइक लीव्स निकलते हैं, ठीक है, सीड जिसको आप प्लांटिंग कहते हो, बड़े खूबसूरत से, बड़े प्यारे प्यारे नाजुक से पौधे लग रहे होते हैं उस टाइम। टू एक्सलरेट द सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, यानी कि जल्दी जल्दी हमारे पास जो फ्रूट है वो बन जाए। तो जब प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और उस पर फल लगेगा, और फल के अमूमन अंदर क्या होता है? सीड होता है। आम खाते हो, आम के अंदर इतनी बड़ी गुठली होती है, ठीक है, ग्रेप्स है आम के पास, उनके अंदर सीड्स हैं। एप्पल हैं, एप्पल के अंदर सीड होता है। ऑरेंज है, उसके अंदर सीड होता है। सो ये सारे के सारे तो आपको हेल्प करते हैं ताकि आप अगली फसल उगा सको। दूसरा, लेट हम क्यों नहीं कर सकते हैं इसको? फ्रूट फॉर्मेशन क्यों टाइम पे होनी चाहिए? क्योंकि अगर फल का सीजन चला गया तो फिर हमने अगली फसल भी तो उगानी है, अगला फल भी तो उगाना है। सो उसमें ये हमारी हेल्प करता है। दूसरा, अगर जो चीज़ें बिल्कुल बीज पे डिपेंडेंट है, लाइक हमारे पास राइस है, हमारे पास व्हीट है, सो इनका बीज अगर हमें टाइम पे नहीं मिलेगा, टाइम पे फसल तैयार नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? फिर किसान को नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद बारिशों का मौसम स्टार्ट हो जाता है। ऐसा है ना, गंदम जो होती है बिल्कुल सावन के मौसम में काटी जाती है, और सावन जो आपको पता है बारिश से रिलेटेड है। सो बारिश होती है तो फिर फसल का जो गीले हो जाती है सारी फसलें, वो इतना अच्छा सीड नहीं हो पाता है। सो इसलिए इसको टाइम टू टाइम हर चीज़ को चेक करना पड़ता है। ड्यूरिंग द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इट ऑल्सो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। जिस तरह अगर आपको याद हो, अगर आप बायो के स्टूडेंट, तो आपको याद होगा कि हमारे पास सर्टेन ऐसी डिजीजेज हैं जो कि प्लांट से खास तौर पे रिलेटेड है। लाइक हमें वीट स्मट हो जाता है, ठीक है, हमें नहीं, प्लांट्स को। हमारे लिए एक बड़ा अहम ये चीज़ है, उससे पूरी की पूरी फसलें तबाह हो जाती हैं। फंजाई का बेसिकली अटैक है। तो फंजाई डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट किस्म के हमारे पास फंजाई है जो कि प्लांट्स के ऊपर अटैक करती है और उसको खराब कर देती है। शिजा, दोनों का काम है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि सॉरी, मुकद्दस ने क्वेश्चन पूछा है, नाइट्रोजन का वर्क है प्लांट ग्रोथ करना, लेकिन फॉस्फोरस ने भी तो प्लांट ग्रोथ करनी है ना। सो फॉस्फेट का जो काम है उसका काम है फॉस्फोरस, और अभी मैं इसी पे हूँ, मैं आगे नहीं गई हूँ, ये फॉस्फोरस के काम पे हूँ कि ये एक तो सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, दूसरा ये प्लांट को रेजिस्टेंट बनाता है। अब मैं डिजीजेस की बात कर रही थी कि प्लांट के ऊपर सर्टेन डिजीजेस का हमला होता है, ठीक है। आपके पास जो प्लांट के जो सीड है, जो वीट है फॉर एग्जांपल, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, फिर वो वीट हमारी किसी काम की नहीं रहती, गंदों। सो इसी तरह फंजाई को बचाने के लिए इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होनी चाहिए। जैसा हमें अगर कभी बुखार हो जाए या हमारे ऊपर कोई जरासीम का हमला कर दे, तो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस है ना, उसके खिलाफ लड़ने की। हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स हैं जो फाइट करते हैं, तो वो हमें हमारी रेजिस्टेंस को बूस्ट करते हैं। सो प्लांट्स में बिल्कुल इसी तरह है कि उनके पास रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? वो फैक्टर्स हैं कुछ जो रेजिस्टेंस देते हैं। सो फॉस्फोरस उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इम्यून जो आपके इम्यून को बूस्ट करते हैं, आपकी ताकत को बढ़ाते हैं डिजीजेस के खिलाफ, ठीक है। सो इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में है। और ये क्या करता है? दिस हाईली प्योर कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग अमोनिया एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो हमारे पास अमोनियम फॉस्फेट बन जाता है, यानी कि हमारे पास बन जाता है NH4PO4, ठीक है। सो हमारे पास अमोनियम फॉस्फेट बनना है, और अमोनियम फॉस्फेट के साथ बनेगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे सबसे पहले तो हम, NH4 ट्वाइस HPO4, ये अमोनियम फॉस्फेट है। और इसका जो अमूमन रिएक्शन है वो 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और चूंकि हम इसमें एसिड यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो pH होती है वो 5.8 to 6 होती है, ठीक है। अब होता क्या है, pH को किस तरह मेंटेन किया जाता है? फॉर एग्जांपल, अगर ये आपकी सॉइल में चला गया और इसने सॉइल को जाकर एसिडिक करना शुरू कर दिया, सो हम इसके साथ कैल्शियम फॉस्फेट यूज़ कर लेते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। उसका क्या मकसद होता है? वो चूंकि अल्कलाइन है, हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी होगा बेसिक होगी या अल्कलाइन होगी, सो वो इस एसिडिटी को कम कर देती है। सो अमूमन जो ज़मीन पे नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं, सैलिनिटी हो जाती है या pH जिसकी ख़राब हो जाती है, उनको ट्रीट करवाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से, ताकि वो जो उनकी एसिडिटी है या उनका जो सॉल्ट है वो रिमूव हो जाए, जो हमारी ज़मीन ख़राब होगी भी है वो दोबारा से फसल उगाने के काबिल हो जाए, ठीक है। लेकिन हर ज़मीन में इस तरह नहीं किया जाता। अगर हम किसी ज़मीन को बंजर करार देते हैं तो उसकी बहुत सारी रीज़न होती है। पहली रीज़न कि उसमें आपको नेचुरली अकरिंग मिनरल्स नहीं मिलते हैं। दूसरा ये कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। जो मिट्टी होती है वो डिफरेंट तरह की होती है।
आप देखोगे, आप रेतले इलाकों में चले जाओ लाइक मियांवाली की साइड में, तो उनकी मिट्टी अलग किस्म की है। अब मैदानी इलाके में आ जाओ, यानी कि लाहौर या फिर पंजाब के और दूसरे इलाके हैं, इनकी मिट्टी और किस्म की है। पहाड़ों पे चले जाओ तो उनकी मिट्टी और किस्म की है। अब चूंकि मिट्टी और किस्म की है, सो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है। सो जो बंजर जमीन होती है उसके पास ये कैपेसिटी नहीं होती। जो मैं एसिडिटी की बात कर रही हूँ या सेमोथोर की बात कर रही हूँ, जिसको रिमूव करवा के फसल को ग्रो करवाया जा सकता है, उसमें ये कैपेसिटीज होती हैं, बस उसकी पीएच का थोड़ा इशू होता है। और उस पीएच को हम कैसे ट्रीट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जब रिएक्शन बनता है तो इसमें से हीट निकलती है, गर्म हो जाता है सोल्यूशन, और उसके बाद हम क्या करते हैं? हम क्रिस्टल्स बनाते हैं डायमोनियम फॉस्फेट के, और इनको हम प्योर करवाते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 याद हो फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर था क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। जब क्रिस्टलाइजेशन होती है तो फिर वो जो हमारे पास फिल्ट्रेट होता है उसको हम बार बार धोते हैं ताकि उसमें से सारी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाए, और उसके बाद हमारे पास प्योर फॉर्म आती है जिसको हम यूज करवाते हैं। सो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आपने क्या करना है, क्रिस्टल्स को धोना बड़ा जरूरी होता है। ऐसे ही हम यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज फॉस्फोरिक एसिड अगर उसमें बच जाए तो फिर वो सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है, उसमें एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है, फसलें ग्रो नहीं करती हैं। अब चूंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी है और इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी है, सो इट हैज 16% नाइट्रोजन एंड 48% फॉस्फेट। इसलिए भी ये जो आपके पास फर्टिलाइजर है बहुत ज़्यादा यूज में है, क्योंकि इसमें आपको दोनों नाइट्रोजन और फॉस्फेट ग्रुप दोनों मिल जाते हैं। Then this product contains 75% plant nutrient and is deemed suitable for use alone. So अभी मैंने यही बात की है कि चूंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं, फॉस्फेट भी है, नाइट्रोजन भी है, इसलिए हम बजाय इसके कि नाइट्रोजन की अलहदा से लें, फॉस्फेट की अलहदा से लें, हम इसी को यूज़ करवा लेते हैं। लेकिन 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 हमें दूसरी नाइट्रोजन देनी पड़ती है अगर हमें लगे कि हमारी जो टाइम पे फसल ग्रो नहीं हो रही है, सीडलिंग नहीं निकले हैं, तो फिर हमें नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर की अमाउंट ज़्यादा करनी पड़ती है। क्लियर? अगर यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर शिजा और मुकद्दस के अलावा भी कोई स्टूडेंट है तो काइंडली हमें ज़रूर बता दें कि वो कहाँ पे है। फिजान, आप कहाँ पे गए हैं? अस्सलाम वालेकुम बोल के आप गायब हो गए हैं बाकी क्लास से। और विशा होती है हमारे साथ, आज विशा भी नहीं है, और इसके अलावा भी एक दो स्टूडेंट्स होते हैं। सो कहाँ हैं आप लोग? जल्दी से आए। मुझे पता है कि टॉपिक आपको बड़ा आसान लग रहा है, फर्टिलाइजर्स का टॉपिक है, लेकिन आपकी प्रेजेंस होना बड़ी ज़रूरी है। सो मुकद्दस ने कहा है क्लियर मैम, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी भी तो जवाब दें। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम फर्टिलाइजर। सो पोटेशियम का क्या यूज़ है? पोटेशियम का मैंने आपको कल भी यूज़ बताया था। एक तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है, दूसरे अब इसके यूजेस क्या हैं? शिजा और मुकद्दस का ही आंसर आया है, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? विशा एंड फिजान कहाँ पे आप लोग? सो दे हैव पोटेशियम एलिमेंट। पोटेशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, शुगर एंड द फाइब्रस मटेरियल ऑफ प्लांट। सो दे इंक्रीज रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और दूसरा स्टार्च बनाने में हेल्प करते हैं। सो स्टार्च कब बनेगी? जब वाटर आएगा। सो आपके पास फोटोसिंथेसिस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं, सो आपके पास बनता है ग्लूकोज और उसके साथ एनर्जी। ये ग्लूकोज आगे फर्दर स्टार्च में कन्वर्ट होता है। सो आपके पास ये वाटर कहाँ से आना है? ये वाटर का बैलेंस तभी होना है जब स्टोमेटा ओपन होंगे, वाटर ये लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी, यानी कि हमारी फिजा की कार्बन डाइऑक्साइड ये लेगा, तो वो सारे का सारा काम बैक एंड पे कौन कर रहा होता है? पोटेशियम कर रहा होता है। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन पोटेशियम के बगैर स्टोमेटा ओपन नहीं होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं आता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सो दे ऑल्सो हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ सीड। राइपनिंग यानी कि फल का पक जाना, कच्चा फल भी आपने देखा होगा, पक्का फल भी देखा होगा। फ्रूट्स एंड सीरियल्स, सीरियल्स दालें होती हैं। दे आर एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब है जरूरी, फॉर टोबैको, कॉफी, पोटैटो एंड कॉर्न। सो छली, मकई, आलू, कॉफी का आपको पता है तंबाकू, ठीक है, इनकी फसलों के लिए ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है क्योंकि इनको ज़्यादा पानी लगता है। फिर ओके,
देन आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट बनता कैसे है? सिंपल, आपने रिएक्शन करवाना है NaCl और साथ में KCl का, NaNO3 का। सो ये दोनों क्या करेंगे, अपना नेगेटिव पार्ट एक्सचेंज कर लेंगे। सो हमारे पास बन जाएगा NaCl अलॉन्ग विद KNO3। सिंपल, इन्होंने क्या किया, अपना नेगेटिव पार्ट क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। सो ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डबल डीकम्पोजिशन, यानी कि इसकी भी डीकम्पोजिशन हुई है, इसकी भी डबल डीकम्पोजिशन मतलब टूटना, दोनों टूटे हैं और आपके पास क्या बन गया, NaCl एंड पोटेशियम नाइट्रेट। सो आपके पास ये सोल्यूशन कैसे आ सकता है? आप क्या करोगे, आप सिंपल पोटेशियम नाइट्रेट आता है आपके पास क्रिस्टल्स की फॉर्म में। सो इनकी सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे आप पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करवा सकते हो, ठीक है। सो व्हेन मिक्सचर ऑफ अबव सॉल्ट इज हीटेड, द पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल आर चेंज इनटू सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, यानी कि ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड में हो गया। अ लिटिल वार्म वाटर इज एडेड टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। वो कहते हैं कि हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेपरेट कर लेते हैं। एंड KNO3 इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग filtration. So it contain 13% नाइट्रोजन एंड 14% पोटाश। पोटाश कहते हैं पोटेशियम को, ठीक है। और अगर आप इसका असल नाम देखो तो पोटेशियम का असल नाम क्या है, पोटेशियम इज के, सिंबल के होता है। पोटेशियम और सोडियम का असल नाम क्या है, चले आज ये भी शेयर कर लेते हैं, आप लोगों को पता होगा आप लोगों को। पोटेशियम और सोडियम का सिंबल है K और Na, जो कि इनके नामों से बिल्कुल डिफरेंट है, इनके कॉमन नेम है पोटेशियम एंड सोडियम। असल नाम इनके क्या है, बैक एंड के हिस्ट्री में इनके क्या नाम थे जिस वजह से इनके सिंबल K और Na है। और इसके अलावा अगर टॉपिक से कोई रिलेटेड बात है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है शीजा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ डबल डिकम्पोजिशन क्या होती है। बाकी आप मुझे बताओ पोटेशियम और सोडियम का असल नाम क्या है, ठीक है। और उतनी देर में आपको डबल डिकम्पोजिशन एक्सप्लेन करती हूँ। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब है दोनों कंपाउंड का टूटना, यानी कंपाउंड A और कंपाउंड B का टूट जाना। अभी मैंने कहा है कि ये इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, ठीक है, अलग अलग होंगे। इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव अलग अलग होंगे। अब ये कि इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव कंबाइन करेंगे और इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव कंबाइन करेंगे। सो दिस इज प्योरली एक्सचेंज ऑफ आयन्स या एनाइंस या केटाइंस। सो इसको हम बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन, यानी कि दोनों कंपाउंड टूटे हैं, कोई एक कंपाउंड नहीं टूटा, दोनों कंपाउंड टूटे हैं और उन्होंने एक नए सिरे से नया कंपाउंड बनाया है, ठीक है। शादाब आमिर है हमारे साथ। जी शादाब, कैसे हैं आप और कहाँ से हैं आप और किस कॉलेज में पढ़ते हैं? आई गेस यू आर ए न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर हूँ। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल इंडस्ट्रीज, जो कि चैप्टर नंबर 15 है। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म किया है और यानी कि चैप्टर नंबर 7 से लेकर 13 तक। देन 14th चैप्टर जो था वो बायोपॉलीमर से रिलेटेड था और ये जो चैप्टर है हमारा ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्री जो है हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकती हैं, अगर आपको पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो भी, ठीक है। और शिजा ने हमें आंसर दिया नेट्रियम इज सोडियम, ठीक है जी। और पोटेशियम का इनको नहीं पता। चले मुकद्दस, अगर आपको पता है तो आप बता दें और अगर शायद आपको पता है तो आप बता दें, अदरवाइज मैं तो बैठी हूँ, मैं तो बताऊंगी कि आपको पोटेशियम क्या है। K is for what? Natrium is right, Na is for natrium। और मुझे शीजा ये भी बता दो कि डबल डिकम्पोजिशन समझ आ गई है या नहीं आई, ठीक है। मुकद्दस को भी नहीं पता? ओ चले, आइंदा याद रखने मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। K is for केलियम, नेट्रियम एंड केलियम, ठीक है, आइंदा याद रखिएगा, क्लियर है। चलें जी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, क्या रोल है फर्टिलाइजर का? पहली चीज, हमारी जो 60% पॉपुलेशन है वो रिलेट है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से। अगर आपकी क्रॉप्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर, आपको यील्ड नहीं मिलती, आपकी पैदावार की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सो ना आप अपने मुल्क को फायदा दे सकते हो और ना
आपका जो फसल उगाते हो, क्रॉप उगाते हो, वो ना आपके मुल्क को फायदा देते। होता क्या है, हम कॉटन, वीट हम दूसरे मुल्कों में भेजते हैं ना, फल वगैरह। सो कुछ अरसा पहले तक हमारी जो चीज़ें थी, जो ज़रूरी चीज़ें थी, जो हम ज़रूरी भेजते थे पैदावार, वो वापस आ जाती थी ड्यू टू क्वालिटी चेक। हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो हमें क्या हुआ, हमें तो नुकसान होना शुरू हो गया। जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अमीनुर रहमान है, अमीनुर रहमान, आज आप लेट हो गए हैं, कहाँ थे आप? आपका नाम मैं भूल गई थी, मैं कह रही थी कोई और स्टूडेंट भी है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, कहाँ से समझना है आपने बेटा, मुझे जल्दी से बताओ कि कहाँ से रिपीट करूँ मैं। आप अभी आए हो क्लास में या इससे पहले आए थे? जल्दी से बताओ, मैं कर देती हूँ रिपीट। कहाँ से रिपीट करना है आपने, मुझे ये बताना है, ठीक है? सो उतनी देर में ये वाली बात कर लेती हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है। 60% चूंकि पॉपुलेशन से बेस्ड थी, अगर आपके पास एक्सपोर्ट नहीं हो रही, इसकी आप डॉलर नहीं कमा रहे, इन अदर वर्ड्स, तो फिर आपके मुल्क को क्या है, खसारा है, आपके जो मुल्क की इकोनॉमी है वो ड्रॉप करेगी। देन पाकिस्तान में टोटल ऑलमोस्ट 12 जो है हमारे पास फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज हैं, या आप कह लो प्लांट्स हैं। प्लांट डजंट मीन पौधे, यहाँ पे प्लांट का मतलब है इंडस्ट्रीज। तो 12 इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास जो कि फर्टिलाइजर उगाती हैं। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट फिगर है आपके इस लिहाज से, दो इट्स लेट आपकी बुक में, अभी तो ये लेट है। इसमें 2002 के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास फसल की पैदावार थी इन 2002, जो फर्टिलाइजर की पैदावार थी वो थी 56, 30 एंड 100, यानी कि 56,30,000 एंड ऊपर से 100, ठीक है? ये हमारी पैदावार चल रही थी इन 2002। अब अमीनुर रहमान साकी के लिए एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। अमीनुर रहमान साकी हमने आज पढ़ा है फॉस्फेट फर्टिलाइजर। सबसे पहले तो फॉस्फेट क्या, फॉस्फोरस के कुछ काम पड़े थे। फॉस्फोरस का पहला काम है ये कि सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन में बड़ा हेल्प करता है, बीज और फल। दूसरा ये कि प्लांट को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है, उसके अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करता है, ठीक है? उसके आगे हमने पढ़ा इसकी एक टाइप जो कि थी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसको बनाने का क्या तरीका है, हम अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड को लेते हैं और ये हमारे पास डाई अमोनियम फॉस्फेट बनाता है। अब चूंकि डाई अमोनियम है तो इसका मतलब है अमोनियम ग्रुप कितनी दफ़ा रिपीट होगा, 2 दफ़ा रिपीट होगा। इट इज़ डाई अमोनियम फॉस्फेट। रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होता है। अब चूंकि इसमें नाइट्रोजन भी है, इसलिए फास्फोड भी है, फॉस्फोरस भी है, इसलिए ये हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी हम नाइट्रोजन का नहीं भी यूज़ करते हैं। इसमें तकरीबन 16% नाइट्रोजन है और 48% फॉस्फेट ग्रुप है, और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए एक ही फर्टिलाइजर कभी कभी काफ़ी होता है। देन हमने पढ़ा पोटेशियम। पोटेशियम की ज़रूरी है, कल भी मैंने बात की थी कि पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम स्टोमेटा ओपन करवाता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा ये लीफ है ना, इसके कोनों पे आपके पास छोटे छोटे सुराख हैं जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है या बाहर जाती है, और वाटर एवेपोरेट होता है। जब वाटर एवेपोरेट होता है तो फिर ये ज़मीन से पानी खींचता है। आपके पास क्या होता है, आपके पास अगर ये स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन नहीं हो पाएगा, आपके पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्लांट ग्रो नहीं करेगा। पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम इन स्टोमेटा को ओपन करता है ताकि आपके पास फोटोसिंथेसिस हो, ठीक है? दूसरा इसका यूज़ यही है कि ये रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, प्लांट को मजबूत बनाता है, सीड, फ्रूट और सीरियल की राइपनिंग यानी कि उसको पकने में हेल्प करता है। और ये किसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? 4 फसलें जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टोबैको, तंबाकू, कॉफ़ी, आलू और मकई की फसल के लिए पोटेशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमने पढ़ी इसकी प्रिपरेशन, पोटेशियम नाइट्रेट। हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो होता है डबल डीकम्पोजिशन से। डबल डीकम्पोजिशन क्या होती है कि ये कंपाउंड ए और कंपाउंड बी पहले टूटेंगे और फिर इन दोनों से नए कंपाउंड बनेंगे। आपके पास सोडियम नाइट्रेट टूटता है इनटू सोडियम एंड नाइट्रेट, और यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड टूटता है इनटू पोटेशियम एंड क्लोराइड। आपके पास ये दोनों ऑपोजिट यानी कि इसके और इसके कंबाइन करेंगे और यहाँ से सोडियम और क्लोराइड कंबाइन करेंगे। सोडियम को हम रिमूव करवा देते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट के हमारे पास क्या आ जाते हैं, क्रिस्टल आ जाते हैं। सीरियल मीन दाल, ठीक है? दाल कहते हैं हम सीरियल को, ठीक है? इट कंटेन 13% नाइट्रोजन एंड 14% पोटाश। क्लियर हो गया? आगे हमने इसके सिर्फ यूसेस पढ़ लिए हैं, क्लियर है? चलें जी, अब बताएं जी इसमें आपके पास पोटेशियम क्यों ज़रूरी है? रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, साइज को बढ़ाने के लिए, कुछ भी नहीं। इनमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? पोटेशियम क्यों इंपॉर्टेंट है?
देखते हैं जी कौन सबसे जल्दी जवाब देता है। जल्दी जल्दी बताएं जी, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा, पोटेशियम किसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी से बताएं कि पोटेशियम किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जी ए, यस, इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट, प्लांट को मजबूत बनाता है। ठीक है, और किस किस ने हमें आंसर दिया? शिजा ने दिया है, मुकद्दस ने दिया, अमीनुर रहमान आपका जवाब रह गया, आप जल्दी से जवाब दें मुझे। देन सेकंड है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ पोटेशियम, सिर्फ पोटेशियम की बतानी है, इन पोटेशियम नाइट्रेट। अदरवाइज इसका एक फार्मूला भी है, आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है। फार्मूला क्या होता है परसेंटेज फाइंड करने का? नंबर ऑफ एटम, जिसका भी आपने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, उसका क्या मैस है, एटॉमिक मैस कह लो, बल्कि एटॉमिक मैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर, मॉलिक्यूलर मैस, मोलर नहीं लिखते हम, मॉलिक्यूलर मैस लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। सो इससे आप परसेंटेज फाइंड कर सकते हो अगर आपको कभी भूल जाए। जल्दी से बताएं कि आपके पास, अगर आप इस फार्मूला से भी, अगर आपको नहीं याद तो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लो, और जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं कि क्या हमारे पास परसेंटेज है। फैज़ान काफ़ी देर के बाद आए हैं, पूरे लेक्चर में कहाँ थे आप? और फैज़ान ने हमें 44 आंसर दिए, किस चीज़ का? 44 तो ऑप्शन ही नहीं है, इससे जो सबसे क्लोज है ना वो बता दो, ठीक है। अगर कभी आपके पास एग्जाम्स में इस तरह से हो जाए कि आपके पास, यहाँ पे तो आपके पास नन ऑप्शन आ रहा है ना, सो यू कैन से दिस, बट अगर आपके पास वो नहीं आ रहा, तो ये तो मैं नन अभी देखा है फैज़ान, सॉरी। अगर नहीं आ रहा ना तो फिर आपने सबसे क्लोजेस्ट पे निशान लगाना, लेकिन चूंकि इसमें नन आ रहा है सो यू कैन से नन, ठीक है, कि इसमें कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है 44% है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई अमोनियम फॉस्फेट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल न्यूट्रिएंट्स, कितना परसेंटेज न्यूट्रिएंट हमें ये प्रोवाइड कर सकता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। क्योंकि अभी मैंने बात की थी कि आप इसको अकेला यूज कर सकते हो, ये इतना आपके लिए हेल्पफुल है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, इसके अंदर फॉस्फेट भी है, A20। इसका आंसर 44% है, इट्स नन, ठीक है। और फैज़ान ने हमें सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर दिया। अभी मैं क्वेश्चन क्या कर रही थी, क्वेश्चन में ये कर रही थी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट बहुत यूजफुल है, इसके बाद अमोनिया भी है, इसके बाद फॉस्फेट भी है। तकरीबन कितने परसेंट ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स को बहाल कर देता है? 75%। जी बिल्कुल ठीक है। आपके आंसर्स हो गए ख़त्म, ठीक है। और मुकद्दस कहाँ हैं आप? आपके कमेंट्स नहीं आ रहे बेटा, मेरे पास आपके आंसर्स नहीं आ रहे। अमीनुर रहमान जवाब दे रहे हैं, शिजा हैं, फैज़ान हैं, मुकद्दस कहाँ गई हैं आप? क्या हो गया? आपने फर्स्ट का आंसर दिया है, जल्दी से। अच्छा, आपके पास अगर आपका इंटरनेट स्लो है, अभी जवाब नहीं दे रहे, तो आप कमेंट्स में ऐड कर दिया करो, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।